अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागत हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए CUT ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड प्रोग्राम इंडिया भर के स्टूडेंट्स के लिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से डिक्लेयर्ड है। आप लोग उसके लिए सिलेक्शन टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिए हैं। उसमें कई स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुए हैं। उनको टू बिगिन विथ 60 डेज़ का ऑनलाइन कोचिंग होगी। फिर इसके बाद 30 डेज़ के लिए ऑफलाइन क्लासेस रहेंगे, जहाँ पे मॉक एग्ज़ाम्स वगैरह रहेंगे। एक इन्वायरमेंट में उनको रखकर उनको सारी फैसिलिटीज़ के साथ, फूड अकोमोडेशन के साथ उनको प्रिपेयर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ UG के लिए ये हमारा प्रोग्राम है, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसमें हमारे एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो आप लोगों से डिटेल बात करेंगे। हम चाहते हैं कि ये CUET के ज़रिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, हमारे नौजवान प्रिपेयर करके उसका पूरा बेनिफिट लें। जो बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ होते हैं, मियारी तालीम होती है वहाँ पे, एक अच्छा माहौल होता है और बहुत ही नेग्लिजिबल फ़ीस के साथ वहाँ पर इंतज़ाम होता है। तो रूरल के बच्चे, गरीब बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं, ख्वाहिश है उनको आगे बढ़ने का है, तो वो थोड़ा सा हिम्मत करें। ये मुमकिन है, ये हो सकता है। आप AMU के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जामिया के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हो सकते हैं। मेहनत करें और इस मैसेज को नौजवानों में, अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएं और हमारे एक्सपर्ट्स को सुने, भरपूर बने। ग्रीटिंग्स, नमस्कार। आप सभी का अभिवादन है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म से। मैं डॉक्टर SM आज़ाद JNU एलुमनस हूँ और यहाँ जो योजना तैयार की गई है वो CUT अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, ये सभी स्टालवर्ड्स हैं। मेरे बगल में प्रोफेसर सतीश सर है, ये डायरेक्टर हेड हैं। मेरे बगल में नदीम साहब हैं, डायरेक्टर हेड हैं, निदेशक हैं, और इनका योगदान बहुत बड़ा है साइंस के क्षेत्र में। और साथ में जो देख रहे हैं हम लोग, खास करके इन्हें कहें हम लोग कि ये जनरल स्टडी का सेक्शन है, उसको डील करते हैं मुख्य रूप से, और इनके डील करने की प्रक्रिया में इनका योगदान बहुत अधिक है। और साथ ही साथ में इनको ये देखते क्या हैं, इनका नाम अतीक सर है, ये UPSC के भी इंटरेस्ट अवार्ड्स रहे हैं, तो ये होता है। मेरे दाहिने क्रम में बैठे हुए हैं ये मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि सिराज सर हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के दिग्गज हैं। उसके साथ में देखते हैं हम लोग, इनका नाम जो है कि अभिलाष सर हैं, जो कि करंट अफेयर्स को डील करेंगे, कुछ रीजनिंग को भी डील करेंगे। उसके साथ में क्या फजल साहब हैं, ये इतिहास के विशेषज्ञ हैं। इन्हें UPSC का प्लस स्टेट सर्विस का काफ़ी लंबा योगदान, इन्होंने PhD भी कर रखा है। साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स के हैं, महारथी, देखने में छोटे हैं लेकिन बड़ी महारथी हैं। इनका भी योगदान काफ़ी है और इन्हें जाहिर सर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी के सारी एक टीम बड़े योगदान देगी। मेरा पहला विज़न और मिशन मेरे कदीर साहब का ये है कि भारत में अधिकतर बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स के साथ जाते हैं। इसकी विडंबना ये बनी रही है, हर बच्चे ही डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, जबकि परंपरा के अनुसार देखा क्या जा रहा है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेलियर भी होते, रिपीटर भी होते। इस क्रम में होता क्या है, एक बच्चा 4 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 6 साल तक मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए परेशान होता रहता है, फिर भी उसका करियर, उसकी उद्देश्य का क्लियर नहीं हो पाती, वो करेगा क्या। इस उद्देश्य से CUT प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरे भारत में कहा जा सकता है पैन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभार्थी हों, और इसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी और ख़ास करके एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की विशेषता की बात की गई है। इसमें सारे निर्देशन दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये कोर्स करिकुलम या पाठ्य योजना जो तैयार की गई है,
2 महीने का पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसमें क्या है, MCQ भी होगा, लेक्चर भी होगा, साथ ही साथ बच्चे को एजुकेशनल मटेरियल भी दिए जाएंगे और बार बार उससे क्रिटिकल एनालिसिस या डाउट रिमूविंग सेशन भी की जाएगी। इसका मैं जानकारी के लिए इसमें विशेषज्ञ मैं दे रहा हूँ सतीश सर को, जो फिजिक्स के महारथी हैं। इनका योगदान 15 साल से ज़्यादा का है। आप उनसे बात कर। नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ सतीश, डायरेक्टर फिजिक्स डिपार्टमेंट शाहीन। तो अभी सर बताया CUET इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। रिसेंटली 3 ईयर्स से ये चालू हो गया। उसके पहले डायरेक्ट मेरिट बेसिस में एडमिशन्स होते थे डिग्री कॉलेजेस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन अब नया ट्रेंड है CUET के नाम पे एडमिशन हो रहा। तो ये बहुत एडवांटेज है हमको, क्योंकि एक एप्लीकेशन में हमको सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में हम एडमिशन लेने के लिए काबिल होते थे। हर जगह पे जाके एप्लीकेशन भरना, एडमिशन लेना, ये ज़रूरत नहीं है। तो ये इजी प्रोसेस है टू टेक एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और एनी रेप्यूटेड colleges, degree colleges in the state, or not only in the within the state or in the national wide. Okay, and not only this belongs to particularly art subjects, इसमें science subjects involved है. In some central universities even engineering seats also under CUET examination है. तो यहाँ पे ये courses जो है initially students ओनली इधर मेडिकल और इंजीनियरिंग बोल के उसी के तरफ फोकस करते हैं, लेकिन आजकल हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे फील्ड्स है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्टिंग फील्ड्स भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है उसमें। तो एक्सपेशली रिसेंटली मैं ऑब्जर्व करें तो अमेरिका में अभी प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा, ज़्यादा फाइनेंस कोर्सेस में मोटिवेट हो रहा स्टूडेंट्स। तो फाइनेंस कोर्सेस अभी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोल के समझने वाले लोग हो गया। और इसमें MBA ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्स होगा आगे, क्योंकि उसमें जो भी प्रोफेशनल्स रहेगा उनका पेमेंट्स जो है बहुत हाई है, तो ये करोड़ों में है उनका पेमेंट्स। तो अगर आप एक बैंक का CEO देखे तो उनका सैलरी 2 करोड़ से 5 करोड़ है ईयरली। तो वो कोई इंजीनियर को या कोई मेडिकल पर्सन को नहीं मिलेगा उतना हाई। ये सारे पॉसिबल होना बोले तो यू शुड बी ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होना। ये हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़े तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन वहाँ से ईजिली हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन जो है, तो अगर आपका जो इंटरेस्ट है ये कोर्सेस में, तो ज़रूर CUET के नाम आप कंपलसरी सुनना पड़ेगा, और उसमें क्या कोर्सेस होता और कौन सा यूनिवर्सिटीज़ उसमें पार्टिसिपेटिंग है, वो सभी आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट्स होता, वो कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता, ये सारे चीज़ जानना भी ज़रूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है, आप जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या मेडिकल एग्ज़ाम बात करें तो उसमें 11th और 12th दोनों सिलेबस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे 12th में कंसंट्रेशन ज़्यादा करते क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है 12th का, तो 11th का बोर्ड नहीं रहते। इसलिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग में मेडिकल में थोड़ा दिक्कत फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 12th का सिलेबस एग्ज़ाम में रहेगा, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब कैसा भी बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना ही है तो साथ ही साथ वो CUET एग्ज़ाम भी हो जाता, बोर्ड प्रिपरेशन के थोड़ा ज़्यादा एडिशनल। वो एडिशनल अभी हम ऑनलाइन में आपको समझाएंगे क्या 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 होना है, एडिशनल क्या पढ़ना है, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग होना है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सॉल्विंग स्किल्स होना है, तो वो हम बताएंगे आपको। तो एक्सपेशली माई सेल्फ फिज़िक्स बात करें तो फिज़िक्स में आप 50 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसमें से 40 लिखना है।
लेकिन चांसेस है इस साल वो चॉइस हटाने का, 40 क्वेश्चन ही आने का चांसेस होगा। तो लेकिन अभी जो आपको नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आने के बाद वो क्लैरिफाई होगा। ओके, तो लेकिन आपका टाइम स्पैन है 60 मिनट्स रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स रहता फिजिक्स में, वो सॉल्व करने के लिए टाइम लगता। तो फिजिक्स में मेनली सेकेंड ईयर में आप इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में फोकस करना रहेगा, और थोड़ा ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एक्सपेशली, उसमें ज़्यादा फोकस्ड रहना है। और साथ ही साथ केमिस्ट्री देखे तो केमिस्ट्री पूरा सेकेंड ईयर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑर्गेनिक है, लेकिन ऑर्गेनिक का बेसिक 11th में रहता, लेकिन वो 11th बेसिक भी आप कवर करना रहेगा। ऑर्गेनिक पढ़ना है तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक पढ़े तो समझ में नहीं आएगा। तो 11th का बेसिक ऑर्गेनिक के साथ 12th ऑर्गेनिक पढ़ना है, और साथ ही साथ आप रिमेनिंग फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक बहुत कम है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करे तो भी चलेगा। फिजिकल बोले तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड रहता, तो थोड़ा फिजिकल फोकस करो। इनऑर्गेनिक बोले तो डायरेक्टली यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी बुक फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, एंड फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट एंड रे ऑप्टिक्स पार्ट। तो ये पोर्शन में अगर आप परफेक्ट हो गया तो ये 2 सब्जेक्ट्स आप इजीली कवर कर सकते विथ वेरी गुड रिजल्ट। ओके, तो कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम शाहीन, क्योंकि आप लोगों को एक सपोर्ट मिल रहा शाहीन के तरफ से, वो यूज़ करके तो क्लाइम करने के लिए लाइफ में अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए आप कोशिश करते बोल के मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ शाहीन ऑनलाइन पे। थैंक यू। नदीम साहब हैं डायरेक्टर HOD बायोलॉजी, वर्सटाइल जीनियस। ये बायोलॉजी के साथ साथ और भी चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि बायोलॉजी केवल रेस्ट्रिक्टेड नहीं है मेडिकल साइंस के साथ, पैरामेडिकल्स और भी बहुत रिसर्च के सेक्शन है, उसके बारे में बताएंगे। ओवर टू नदीम साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, greetings to all. Myself, Sayyid Nadeem Khadri, Director Biology at Head Office Bidar. CUET एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है एवरी ईयर, और ये एग्ज़ाम NTA कंडक्ट करता है। जैसे नीट एग्ज़ाम है, JEE एग्ज़ाम है, ऐसे ही ये एक एग्ज़ाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम से एडवांटेज क्या है? ये एग्ज़ाम से आप जो है मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के जो है वेलकम करते हैं, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम के लिए, CUET एग्ज़ाम में अच्छा एक्सेल करते हैं, उनके लिए एडमिशन्स के लिए मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही है एडमिशन। चाहे साइंस स्ट्रीम के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के हो या कॉमर्स स्ट्रीम के हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम होता है। और ये एग्ज़ाम 12th सिलेबस, जो 12th का NCERT बुक है, बेस्ड ऑन दैट, ये एक एडवांटेज लग रहा है मुझे, क्योंकि दूसरे अगर एग्ज़ाम्स हम देख रहे हैं तो उसमें 11th और 12th बहुत वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन CUET में 12th ओनली 12th सिलेबस है। और अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करूं तो ये एग्ज़ाम जो है मल्टीपल स्लॉट्स में होता है। इसमें पार्ट 1 होता है एग्ज़ाम में। पार्ट 1 में लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है स्टूडेंट को, कोई एक लैंग्वेज। और CUET तो बहुत सारे लैंग्वेजेस ऑफर कर रही है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, कोई एक लैंग्वेज स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। फिर पार्ट 2 में डोमेन सब्जेक्ट है, और डोमेन सब्जेक्ट मोर देन 27 अराउंड 29 जो है डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। उसमें साइंस भी आएगा, आर्ट्स भी आएगा, कॉमर्स भी आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट अपने 11th और 12th में पढ़ रखा है, जैसे अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, तो अगर PCMB अगर स्टडी कर रहा है स्टूडेंट, तो वो डोमेन में चारों सब्जेक्ट भी ले सकते हैं PCMB, या 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, या 2 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। मिनिमम इज़ 1। वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड रहेगा आप कौन से यूनिवर्सिटी के लिए
एडमिशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट तो यही करते हैं कि 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो पीसीबी ले लेते हैं, अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो पीसीएम ले लेते हैं, +1 लैंग्वेज पार्ट ए में। और पार्ट 3 जो होगा एग्ज़ाम का वो जनरल टेस्ट है, उसमें मेंटल एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, ये सारे चीज़ें आ जाते हैं। और ये जो जीटी टेस्ट है वो आपका जो हाई स्कूल लेवल तक जितना होता है, करंट अफेयर्स जो भी हिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। बहुत ही आसानी से ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम से एडवांटेज ये है कि आप इंडिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू है, बीएचयू है, या और भी बहुत अनगिनत जो है 250 अराउंड 250 यूनिवर्सिटीज़ में अपने पसंद का सब्जेक्ट, जैसे साइंस स्ट्रीम में अगर मैं बात कर रहा हूँ, बायो में, बॉटनी में ऑनर्स कर सकते हैं, जोलॉजी में ऑनर्स कर सकते हैं, और भी बहुत बहुत बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप जो है ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर अदर एग्ज़ाम्स आल्सो, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, 12th का सिलेबस है। बस CUET में ये एग्ज़ाम जो है अराउंड 3rd वीक ऑफ मई होता है, आफ्टर नीट JEE के बाद ही होगा ना, तो 3rd वीक ऑफ में होगा। तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे, जस्ट अपीयर होगा, अपीयर होके। एक चीज़ ये बताइए, रूरल सेक्टर के बच्चे को अर्बन सेक्टर से कितना एडवांटेज और कितना डिसएडवांटेज है, बताइए बच्चों। देखिए, जो CUET में अपीयर हो रहे हैं वो चाहे रूरल हो या अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में भी अगर कोई स्टूडेंट है तो वो बोर्ड के लिए प्रिपेयर ही करता है। कैसे भी बोर्ड 12th के सिलेबस के लिए हर कोई प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी स्ट्रीम का हो। तो बस वही सब्जेक्ट लेके आप एग्ज़ाम लिखना है। एग्ज़ाम का पैटर्न MCQ बेस्ड है, और वो MCQs हम जो है यहाँ शाहीन के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबको बताएंगे। क्लासेस ऑनलाइन एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गई है, और हमेशा जो है शाहीन कम्युनिटी के बारे में सोचता है। और शाहीन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अब्दुल खदीर सर, जो है एक नया जो कोर्स CUET एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं यहाँ पे शाहीन। एंड वी वेलकम ऑल ऑफ यू, जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और अपने कैरियर में फ्लाइंग कलर्स के साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए वेलकम। थैंक यू। सिराज सर हैं, पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी हैं, उसको डील करते हैं। और सिराज, ये चीज़ बताइए आप सिराज साहब कि पॉलिटिकल साइंस का फीचर क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, और CUET में इसकी योग्यता के आधार पर लड़कों का चयन कठिन है या आसान, बताएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिराजुल हसन। मेरे पास मद्रास यूनिवर्सिटी से PhD है, और CUET में वी हैव क्रिएटेड सो मेनी स्टूडेंट्स फॉर गोइंग इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो पॉलिटिकल साइंस की बात करी जाए तो अरिस्टोटल कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द सुप्रीम साइंस। तो सब साइंसों से सुप्रीम है पॉलिटिकल साइंस, और आज उसकी ज़रूरत बहुत है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ साइंस पढ़ ले, दूसरे साइंस हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ के आप एक देश में जस्ट ऐसा एज ए सिटीज़न रह सकते हैं। तो हमको चाहिए कि एवरी स्टूडेंट शुड नो व्हाट इज़ द स्टेट, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, कैसा सरकार चलती है, कानून कैसे बनते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़रूरी एक सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से क्या फ़ायदा है? तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से आपको UG में अगर पॉलिटिकल साइंस करेंगे तो फर्दर यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, UPSC के लिए वगैरह जा सकते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं CUET के बारे में, ठीक है। तो CUET जब करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पॉलिटिकल साइंस करना और कहीं पर एक लोकल कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बेसिकली जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के फैकल्टी, वहाँ के सेमिनार्स, उसके बारे में जब आप सोच के देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल थिंक लाइक हाँ, हमको जाके पढ़ना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है।
तो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हम आपके लिए CUT एग्ज़ाम के लिए कोचिंग लेके आ रहे हैं ताकि आपका वो जो ड्रीम है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें CUT के लिए तो बहुत कठिन नहीं है। तो आपके लिए NCERT के 12th स्टैंडर्ड के बुक्स पे फोकस करना पड़ेगा। आपके पास 2 बुक्स हैं, एक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और दूसरा है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो एक देश के बारे में पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, और दूसरा हम देखेंगे कि इंटरनेशनल में पॉलिटिक्स कैसा चलती है। तो ये दोनों बुक्स को हम तरो करेंगे और हमारी कोचिंग क्लासेस में इसे हम आपको तरो कराएंगे इंशाल्लाह। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ ये 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है आपको। तो अगर हम हाँ, एक ख़ास चीज़ ये है कि आंकड़ा ऐसा है, स्टैटिस्टिक ये कहता क्या है, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस है। उस दृष्टिकोण से CUT के लिए आप क्या सजेशन देंगे बच्चों? जी, तो आप CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसा कि सर ने बोला पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा पढ़ा जाता है और पढ़ने से बहुत फ़ायदा है। पोस्ट ग्रेजुएशन देन रिसर्च बहुत कुछ जा सकता है जो आपके ख्याल में नहीं है। ऐसी चीज़ें भी जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं तो आपका जो विजन है और बढ़ता है, क्या नेक्स्ट क्या कर सकेंगे हम। तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके पॉलिटिकल साइंस करने से। आजकल एक नया करियर हो गया है, हर बच्चा चाहता है कि पॉलिटिक्स में जाए, तो उनके लिए पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा माध्यम होगा। इसमें क्या राय है आप? हाँ, बेशक ज़रूर है सर कि हम जानते हैं कि आज का पॉलिटिक्स कैसा है, लेकिन आज स्टूडेंट्स चाहते हैं, यंगस्टर्स चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में जाएं। तो जाना है तो बेसिकली थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो सीख लो। तो देयर इज़ अ डिफरेंस डेफिनेटली बिटवीन एन एजुकेटेड पॉलिटिशियन और जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी होगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे पॉलिटिशियन से आप भी जान सकते हैं जिन्होंने अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, फर्दर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वापस आके पॉलिटिक्स में आते हैं। तो उन लोगों का जो रेपुटेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वो ब्लॉक लेवल MLA जैसे नहीं रहते, स्टेट एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेरा जो फॉरेन मिनिस्टर है, मेरी जो फिनांस मिनिस्टर है, वो सब के सब पॉलिटिकल साइंस से ही। डेफिनेटली सर, ऐसा है। अगर हम राहुल गांधी को देख लें और बहुत सारे फैकल्टी ये देख सकते हैं, हम थिंकर्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं। तो ये बेशक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिक्स पढ़ के आए, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिक्स। अगर चंद स्टूडेंट्स को हो सकता है कि पॉलिटिक्स में जाना क्यों है, पॉलिटिक्स अच्छा नहीं जाना है तो भी आप अकेडमिकली आप देख सकते हैं कि उसमें भी फर्दर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके इसमें जा सकते हैं, रिसर्च तक जा सकते हैं और UPSC का रास्ता भी आपके लिए ओपन होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना, पॉलिटिकल साइंस ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि UPSC अगर आप करना है तो उसमें बहुत बड़ा इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट होता है। तो उसके लिए भी उसका सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस आप UG में करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है पॉलिटी करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी ख्याल रहता है कि UG करते करते मुझे UPSC की तैयारी भी करना है वगैरह। तो उसके लिए भी पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ने से आपका बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटी वगैरह उसमें पढ़ लेते हैं, सरकार कैसी चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब मैं बात करूँगा आपके पास के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसा कि नदीम सर ने और सतीश सर ने बताया बायोलॉजी और फिजिक्स के बारे में, सेम टाइप है कि हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, उसमें 40 आपको लिखना है। अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मैचिंग द फैक्ट्स होता है और एनालिटिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। आपने स्कूल्स में करा होगा पैराग्राफ देके उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप घबराए ना, बिकॉज हम आपको टीच करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसा हैंडल कर सकते हैं हमारे कोचिंग क्लास में। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट फुली फ्रॉम दी PU2 ये सॉरी जो सेकेंड ईयर का है NCERT 12th स्टैंडर्ड के, वो जो 2 बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के उसमें से आते हैं। ये किताब है पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियन पॉलिटिक्स, और दूसरा है कंटेम्पररी पॉलिटिक्स। ठीक है, ये 2 किताबों से ही आने वाले हैं। तो हम आपको ये कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है ये भी हम आपको कोचिंग कराएंगे और मॉक टेस्ट भी देंगे। तो फजल साहब, फजल मलिक सर ये हिस्ट्री की फैकल्टी हैं और काफ़ी लंबे अरसे से इनका तजुर्बा रहा है।
इसके बारे में आपकी व्याख्या करेंगे तो फजल साहब ओवर। ये फैकल्टी हैं हिस्ट्री के फजल साहब, इनका लंबा तजुर्बा यूपीएससी के साथ भी रहा है, साथ ही साथ यहाँ पढ़ा रहे हैं शाहीन के प्लेटफॉर्म से। ये बात करेंगे मुख्य रूप से इतिहास के बारे में, उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, बच्चे लेते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के बाद सेकंड प्रायोरिटी होती है इतिहास की। ओवर टू फजल साहब। अस्सलाम वालेकुम। फजलुर रहमान नाम है मेरा और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है और स्पेशली मैं मॉडर्न इंडिया पर फोकस करता हूँ। सीयूईटी के स्टूडेंट्स को जो हिस्ट्री के लिए अपना एक डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करके बैचलर्स इन हिस्ट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस हैं, लेडी श्री राम कॉलेज है, मिरंडा हाउस है, हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, गार्गी कॉलेज, ये सब टॉप के कॉलेजेस हैं जहाँ पर हिस्ट्री की बेहतरीन तालीम दी जाती है। इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में। तो ये सब बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हिस्ट्री के लिए आपको अच्छा रिसर्च लेवल का पढ़ाई किया जाता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझें। जो सीयूईटी का सिलेबस है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन 12th क्लास एनसीईआरटी, जिसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पर बेस्ड है। और हिस्ट्री पढ़ने के लिए जो क्वेश्चंस का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री को हम क्रोनोलॉजिकल अप्रोच से पढ़ें और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं एग्जैक्टली अगर हमें उस एज को, उस ईयर को नहीं याद रखना है बल्कि क्रोनोलॉजी पता रखनी है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ। और सोर्सेज की बात अगर हम करें तो हिस्ट्री के लिए बेसिकली फ़िलहाल हम सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए 12th क्लास के एनसीईआरटी पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, 1st, 2nd और 3rd पार्ट। और इसमें जो एंशियंट पीरियड है, यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बुद्धिज़्म से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर मिडिवल पीरियड की बात की जाए तो विजयनगर एम्पायर में जो ट्रेवलर्स का अकाउंट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस हैं, या भक्ति और सूफी मूवमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न पीरियड की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल जो है और रोल ऑफ महात्मा गांधी, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं। जो पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है, अगर क्वेश्चन के पैटर्न पर बात करें हम तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच यूज़ करनी होती है। इसके अलावा मैचिंग नेचर के भी क्वेश्चंस आते हैं और फिल इन द ब्लैंक टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में कंटेंट पर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसका आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, कहीं से भी एक प्रेसी हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड, जैसे लास्ट ईयर महात्मा गांधी का जो पूरा मूवमेंट है वहाँ से आया था, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, वहाँ से भी पूरा पैराग्राफ कॉपी करके और वहाँ से क्वेश्चंस होते हैं कंप्रीहेंशन के। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस के साथ में आप सब्जेक्ट को डील करेंगे तो सीयूईटी हिस्ट्री की प्रिपरेशन हो सकती है। सर, अदील सर का ब्रीफ परिचय तो मैं दे देता हूँ। ये मुख्य रूप से रीजनिंग देखेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखेंगे और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी देखेंगे। ओवर टू अतिक साहब। हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने इंट्रोड्यूस किया है, मैं यहाँ पे यूपीएससी के लिए सीसेट देखता हूँ और सीयूईटी के लिए मैं यहाँ पे मैथमेटिकल, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, जो हमारे जनरल टेस्ट सेक्शन 3rd का जो है पार्ट है, उससे डील करूँगा। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि भाई सीयूईटी में डिग्री कोर्सेज के लिए मैथ और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह को क्यों इंडक्ट किया, एनटीए ने कुछ सोच कर ही इंडक्ट किया होगा। तो इंडक्ट करने का एक मेन मकसद इनका ये है कि जो हमारे एस्पायरेंट आ रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनकी स्किल को चेक किया जाए डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर। साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक किया जाए कि बच्चों में वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, और इसके साथ एनालिटिकल एबिलिटीज़ को चेक किया जाए। इन एबिलिटीज़ का क्या यूज़ होता है? इन एबिलिटीज़ का यूज़ आपको जो है आने वाले वेरियस कोर्सेज में जब वो इंडक्ट होंगे, इंटरडिसिप्लिनरी इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने के लिए, कि यूजी में जैसे हम जितने भी कोर्सेज करेंगे, साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड और आपके आर्ट्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक, सोशल साइंसेज और डेटा साइंस वगैरह, इन सारे सब्जेक्ट में आपको एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए, तभी जाकर आप अच्छे तरीके से इन डेप्थ वे में
क्वालिटी बेसिस पे इन सारे सब्जेक्ट से ऐसा डील क्यों नहीं करते हैं। कहा जाए कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है? इस सारी तैयारी के लिए सबसे विषय वस्तु जो प्रकांड है वो टाइम मैनेजमेंट है। अगर बच्चा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जानता है, न्यूमरेसी जानता है, अरिथमेटिक जानता है तो टाइम मैनेजमेंट कर लेगा। ईयर, मंथ, आवर, सेकंड सब कुछ जान लेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। जी सर, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, नेचुरल टिल्टेशन पैदा करना है बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग नो डाउट टाइम मैनेजमेंट के बगैर हम किसी भी इशू को, किसी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आपके एकेडमिक के लिए नहीं बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं जितने भी वर्ल्ड में सक्सेसफुल पीपल है, हम हिस्ट्री को उठाकर देख ले या फिर मॉडर्न दौर में हम बड़े बड़े बिजनेसमैन देख रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन देख रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, या बिजनेसमैन जो एलोन मस्क वगैरह का एग्जांपल हम ले ले। ये लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वही इन लोगों को अपने जो सक्सेस का लेवल है वहाँ तक एपिटोम पे पहुँचाई हुई है। तो नो डाउट टाइम मैनेजमेंट में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत हेल्प करेगा। और मैं अपनी बात कंटिन्यू करना चाहूँगा कि हाँ, हम लोग जैसे कह रहे थे कि वेरियस इंटरडिसिप्लिनरी जो है यहाँ पे आपको किस तरीके से हेल्प करेगा कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, आजकल हम देख रहे हैं एक फील्ड चल रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, IT सेक्टर में। तो यहाँ पे जब तक आपका LR क्लियर ना हो, लॉजिकल रीजनिंग क्लियर ना हो और आपको सब्जेक्ट पे कमांड ना हो, तब तक आप अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारी किसी फैकल्टी ने पहले कहा था यहाँ पे कि आप वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स है, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग है और जनरल मेंटल एबिलिटी है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरियस स्टेट PCS, वेरियस बैंकिंग एग्जामिनेशन, या आप एकेडमिक में करना चाहते हो UGC नेट या फिर CSIR नेट, JRF, कोई भी एग्ज़ाम दो, वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट साथ देगा। वहाँ पे आपके लिए एक पेपर होगा जिसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट से डील करना पड़ेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट आफ्टर 11th ही इसका प्रिपरेशन करता है तो नो डाउट आने वाले दिनों में उसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। सेकंड चीज़ मुझे जो यहाँ पर लगती है, ये एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आपको जिन बच्चों में कैलिबर है, जिनके अंदर एबिलिटी है, जिनके अंदर कैपेसिटी है, वो आसानी से इस टेस्ट को क्लियर कर देंगे और जिनके पास नहीं है वो सीख कर आएंगे, ताकि आने वाले दौर में नो डाउट हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये हाईली कॉम्पिटिटिव टाइम पीरियड है। तो उस कॉम्पिटिशन में ये खुद को सर्वाइव कर पाए, खुद की जो है तो कैपेसिटी को प्रूव कर पाए। हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ देखेंगे कि हमें डील किन किन सब्जेक्ट से करना है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज है, बेसिक कुछ टॉपिक का मैं नाम बताऊंगा यहाँ पे, रेशो प्रोपोर्शन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन है लाइक ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है। ये सारे की सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं हाई स्कूल पे पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा उसको ब्रश अप करके आप लोगों को मैं यहाँ पे कोऑपरेट करूँगा, हेल्प करूँगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएँ। और रहा जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का, तो हमारी एक्सपर्ट टीम ने यहाँ पे शाइन में इसका मटेरियल तैयार किया हुआ है जिसको हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और जिसको यूटिलाइज करके आप आसानी के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ओवर टू अभिलाष सर, इनके बारे में परिचय, ये ब्रीफ परिचय देंगे अपना। ये मेनली करंट अफेयर्स देखेंगे और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जनरल स्टडीज के कुछ क्वेश्चन होंगे उसको भी ये देखेंगे। Yes, good morning everyone. Myself Abhilash. As sir told, I am dealing with the current affairs, also the general knowledge part, which is a sub part of the section 3 of the CUET exam. Here we all being presented their respective subjects and all. When it comes to my area, I am dealing with the section 3. Mr. Atik sir, one of my friend, and me, both of us dealing with this part. In this section, we also have the other 3 subsections, the quant, reasoning and general knowledge, as well as current affairs. So here general knowledge is mainly about knowing the things about your surroundings. We have gone through the UPSC syllabus as well. We also have gone through the syllabus of CLAT, so many other competitive exams.
but the nature of CUT exam is quite different in all the perspective. For example, when it comes to UPSC and all other competitive exams, it has been clearly mentioned the general studies, whereas here it is purely mentioned as a GK, general knowledge. So there is a lot of difference between these two terminologies. Whereas I have also discussed with our director and mentor Azad sir, ki general knowledge and current affairs, whereas general studies is nowhere mentioned here. General studies is completely a different perspective. It has its own area. The general knowledge is all about your static things, the static knowledge. They just want to know कि arts student should know some of the knowledge about the science fields, whereas the science student should know some of the basic knowledge about the arts background, and similar is with the commerce background also. When it comes to the nature of the exam, every university no doubt expect a good student, the student who is filled with the knowledge, the overall knowledge, overall development. Obviously they'll be looking for the student, that kind of student, for the overall development of their university as well. So that is the reason why the GK, the current affairs, has been asking in every competitive exams. Then when it comes to the weightage of the exam, the nature of the question paper and the weightage, what kind of questions and how many questions are being asked every year. Since last 3 years, which I have researched about the question papers and all, in 2023, it was the major part, like the current affairs was the major part of the question paper. Out of 60, more than 30 questions were from the current affairs. And the exam pattern in the syllabus, it is nowhere mentioned what exact questions they are coming from this area. They have just mentioned current affairs and general knowledge, but they have not mentioned the particularity, the nature, what kind of question and what can be the gray area and what can be the main area where they can pick the questions exactly from. Since 3 years, major diversity has been seen in the question paper. Last year, the art and culture has dominated the question paper. And before last year, the questions on geography were more. It was 38% geography questions were there, which is quite surprising for me. And in the year 2024, May 15, the exam has been conducted on May 15. The question paper, 62% of the questions were filled with the quant and reasoning. So here, we can't predict what exactly the question paper is all about, what exact questions they are going to ask. So here it is this exam, in my point of view, it is somewhat different than the UPSC. It is somewhat definitely different than the CLAT. It is somewhat more different than your state respective civil service exams. But definitely it will gonna help all other competitive exams. Could you let you explain the guys what exactly of general knowledge you should have to study? Simple way. Yes. Very precisely. Yes. When it comes to general knowledge is all about knowing the things in general. That is conventional. Yes, that is conventional, obviously. For example, who discovered television? Who discovered telephone? Who discovered tire? Who discovered cybercrime, cyber security? These are the terms going to be asked today. Definitely. That is what. Static knowledge is more important here. See, dynamic knowledge, we are reading the newspaper, we are reading the magazines. That is different. That is for the other exams. And especially the personality, like President, Chief Election Commissioner, Justice of India, OBT is also there. Definitely, sir. Foreign visitors are also there. This is the part of the system, as you know it. Yes. Even the authors of the books, the awards, the recent events, the Independence Day, Republic Day, the visitors, the chief guests, all these factual things are can be seen in this question paper. So based on these questions, based on these 3 years question paper, so what I have concluded
about this exam is, this exam is purely focusing main on the static part of the general knowledge. That is what they have clearly omitted it, general knowledge, not as a general studies. इनका नाम जाहिद सर है, ये फैकल्टी हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स के अलावा इकोनॉमेट्रिक्स पार्ट भी लेंगे ये, और मुख्य रूप से देखा जाए तो समसामयिक घटनाओं के ऊपर भी ये ध्यान देंगे। ओवर टू जाहिद सर, इज द वर्सटाइल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही डील विथ वेरियस डायनामिक्स ऑफ economic development and the other process also. Please go on. Thank you, sir. Myself Mohammed Zahid, and I will be teaching you economics for your upcoming CUT exam. First of all, I would like to tell you what is economics is. Economics is not just a subject. It is a life science. Economics, it's not only production, consumption and distribution. Economics is all about management. Management what? Resources. Whether it is a time, whether it is other money, whether it is a fund, anything, economic just means the management of resources in a full optimum utilization. So first of all, we come to the syllabus part. The syllabus part is mainly the 12th standard only, but some states in 12th standard we are studying microeconomics as well as macroeconomics, but Indian economic development बेसिकली मोस्ट ऑफ द CBSE पैटर्न जो है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो 11th क्लास में पढ़ा देता है, बट वी हैव टू फॉलो द CBSE पैटर्न ओनली। तो सिलेबस पैटर्न में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैक्रो भी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, लेकिन मेनली फोकस जो है CUT के पैटर्न से वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ओनली स्मॉल पोर्शन है, दैट इज़ द व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द कंज्यूमर बिहेवियर ओनली। उसमें जो बाकी का पैटर्न है लाइक मार्केट, प्रोड्यूस और इक्विलिब्रियम, सप्लाई, वो आपके सिलेबस में नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूछे गए हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स का ये कंसेप्शन है, जब हम 11th-12th पढ़ते हैं बेसिकली हम देखते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को समझ लेते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में जब आप हायर स्टडीज़ करने जाएंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बेसिकली वहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब लाइक ऐसा नहीं है आप फॉर्मल गवर्नमेंट के लिए जैसे इम्पोर्टेंट है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो किसी से भी रिगार्डिंग हो, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के लिए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के लिए, फिस्कल पॉलिसीज़ के लिए, सब के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कहना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट है। नो डाउट, जैसे सर ने कहा टाइम मैनेजमेंट, इससे जैसे मैंने पहले भी कहा था मैनेजमेंट ही इकोनॉमिक्स है, और मैनेजमेंट वो टाइम हो, चाहे रिसोर्सेस हो, चाहे फंड्स हो, चाहे मनी हो, एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज भी वो हो सकता है, बेसिकली वही इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल पैटर्न के भी क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल पैटर्न के भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे। दैट मीन्स क्वेश्चन का पैटर्न इट कैन बी अ मैच द फॉलोइंग ऑल्सो, इट कैन बी अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्सो, इट कैन बी अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं मैथ्स में लाइक व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऐसे क्वेश्चंस CUT में नहीं पूछे जाते हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ये नॉलेज है तभी आप CUT में आगे कर सकते हो। डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। विल सी यू इन द कमिंग वीडियोस ऑन दिस सब्जेक्ट। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बी अ पार्ट ऑफ CUT। अभी लंबी गोष्ठी चली, डिस्कशन चला, पूरी की पूरी टीम मेंबर्स को आपके सामने प्रस्तुति कर दी गई। चेयरमैन सर ने भी इनॉग्रेशन कर लिया, ये इनॉग्रेशन पार्ट था, और इसमें हर एक जो भी फैकल्टी थी, फैकल्टी शक्तियाँ, फैकल्टी की विशेषता और फैकल्टी किस रूप में पढ़ाएगी, ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया, बताया गया, समझाया गया। यहाँ पर बैठने का ग्रुप का उद्देश्य क्या है? शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता अर्जित कर चुका है। यहाँ तक कि इसकी परंपरा शिक्षा दीक्षा की कह सकते हैं कि हम लोग
फुल डोमेन पे, साथ ही साथ पैन इंडिया रूप में रही है। भारत के अलावा विदेशों में भी है। अभी जो नया कार्यक्रम शुरू किया गया है CUT का, इसके अंतर्गत सतीश सर थे, नदीम साहब थे, ये दोनों HOD, एक फिजिक्स के थे और एक बायोलॉजी के थे। यहाँ पॉलिटिकल साइंस के हैं व्याख्याता। यहाँ पर देखते हैं हम लोग देखते हैं मलिक साहब हैं, खास करके हिस्ट्री के हैं। यहाँ पे CSET के लिए हैं कि नहीं, अतीक सर हैं, यहाँ पे अभिलाष सर हैं जो करंट अफेयर्स GK के अलावा और भी डोमेन लेंगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं मेरे सिराज सर, देखने में छोटे लग रहे हैं, बड़ा ही गंभीर हैं, विद्वता है इनकी मुख्य रूप से देखा जाए तो। ऐसा कहने का उद्देश्य क्या है, जो वादा किया गया, वादा क्या किया गया है, 200 घंटे का क्लास होगा, ये 2 महीने तक निरंतर चलेगा, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी होगा और आपको क्लास के साथ साथ डाउट रिमूविंग सेशन भी होगा। साथ ही साथ में सब्जेक्ट मटेरियल भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ क्या देखेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए सेशन भी अलॉट किए जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार का शक हो, सुबह हो से संदेह हो, आप बिल्कुल निडर होके सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ श्रृंखला से, इस मीटिंग से, इस डेमोन्स्ट्रेशन से आप पूर्ण तरह से लाभान्वित होंगे। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नमस्कार। बुरा नहीं मानिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आजकल आप लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। कृपया इस वीडियो को गंभीरता से पूरा देखेंगे, क्योंकि आपके करियर का सवाल उठता है। CUT पे बृहद टाइप का डिस्क्रिप्शन किया गया है, जिसमें सारी फैकल्टी है, साइंस भी है, आर्ट भी है, कॉमर्स भी है। याद रहे, वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी के ओर से, सभी के सभी सहपाठी कह सकते, फैकल्टी की ओर से आप सबों को नमस्कार करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा, सत श्री अकाल करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम करना चाहूँगा और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।